अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट में मुकाबले से पहले सड़कों पर तसादुम का खतरा मुसलसल बढ़ रहा है और खुद हुकूमत इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा कर रही है। 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। पहले हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि तहरीक इंसाफ के अरकान के वोट ही स्पीकर कबूल नहीं करेंगे, मगर जब स्पीकर को असेंबली सेक्रेटेरिएट से भी यही राय दी गई कि कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक किसी को ना वोट देने से रोका जा सकता है और ना ही ये हो सकता है कि किसी का वोट ना गिना जाए, तो फिर हुकूमत ने 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक पर जलसे का ऐलान कर दिया। 10 लाख लोग जमा करने का दावा कर दिया और अपोजिशन और मुनहरिफ अरकान को चैलेंज दे दिया कि वो इसी मजमे से गुजरकर वजीर आजम के खिलाफ वोट देने जाएंगे और फिर वापस भी आकर दिखाएं। इसके जवाब में अपोजिशन ने भी 23 मार्च से लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और हुकूमत को चैलेंज दे दिया कि वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग रोक कर दिखाए। तो वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि यूथ विंग के अरकान तैयार रहे। फजलुर रहमान का नया फितना है कि लॉन्ग मार्च करके डी चौक पर कब्जा करके 27 मार्च के जलसे को नाकाम किया जाए। यूथ विंग वहां पर पहले ही अपना प्रोग्राम शुरू करेगी और डी चौक के जलसे की तैयारी 24 मार्च से ही डी चौक में खेमे लगाकर शुरू कर देंगे। और फिर आज हुकूमती वज़रा एक ही दिन में कई मुतज़ाद बयानात देते नजर आए। कभी तसादुम की बात हो रही है, कभी मुफाहमत का जिक्र किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि अरकान को धमकाने या धरना देने का कोई इरादा नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल 10 लाख के मजमे में से गुजर कर दिखाए। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद कह रहे हैं कि दारुल हुकूमत में जूडो कराटे और दमादम मस्त कलंदर होगा। यानी हुकूमत जिसे तसादुम की सूरत हाल से बचने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, वो खुद तसादुम की सूरत हाल पैदा कर रही है। और वज़ीर आज़म अपोजिशन का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उसने अदम एतमाद की तहरीक लाकर उन पर एहसान किया है। साथ ही उन्होंने अपोजिशन को अपने बंदूक के निशाने पर रखने का ऐलान एक बार फिर दोहराया। आज इस्लामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने शरीफ बिरादरान आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद की और पेशगोई की कि न सिर्फ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी बल्कि अपोजिशन 2023 के इलेक्शन में भी नाकाम होगी। मैं इनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि सारी कौम ने देखा है कि अगर इन्होंने मुल्क को बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। मैंने अल्लाह से 2 नफल मांग के शुक्रिया अदा किया। इसलिए कप्तान की जो ये बंदूक की निशिस्त है ना, ये तीनों उसके बीच में आ गए हैं, ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। मगर आज अहम हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत और अपोजिशन से अपील की है कि जिन जलसों का ऐलान किया है मुल्की मफाद में फ़ौरन मनसूखी का ऐलान करें। एक बयान में चौधरी शुजात ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी सियासी हालात इस खतरनाक मुहाजराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम हुकूमत और अपोजिशन के जलसों नंबर्स की सियासत से सख्त परेशान हैं। अपोजिशन तो जलसों की सियासत करती ही है, हुकूमत भी अपोजिशन के मुकाबले में जलसे करने लग गई है। ये हुकूमत का काम नहीं है। ये सियासी मुकाबला मुल्क में सियासी अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकता है। इसका फ़ायदा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हो सकता है। इसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि चौधरी शुजात साहिब राय शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म ने चौधरी साहब को हमेशा इज्जत दी है। इस्लामाबाद में जलसे का मकसद तसादुम नहीं। अगर अपोजिशन पुरअमन जलसा करना चाहती है तो इस जलसे को भी खुशामदीद करते हैं। अपोजिशन को जलसे में हर तरह की सहूलत देंगे। जमहूरियत में अवाम की राय असल फैसला है। जलसे इस राय के इजहार का अहम जरिया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तहरीक इंसाफ के ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब करते हुए चौधरी फवाद ने कहा कि अदम एतमाद की नौबत आई तो देखते हैं किस माई के लाल में वोट देने की हिम्मत है, किसका इतना कलेजा है कि इमरान खान के खिलाफ वोट डाले फिर मजमे से वापस होकर जाए। नवाज शरीफ को, जरदारी को, इनके बच्चे बचुंगड़ों को कहता हूँ, अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। आप आओ जरा, किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। सबके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद के नंबर्स पूरे करने के लिए आज भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा। आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से MQM की क़यादत ने मुलाकात की, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। MQM ने शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को कल शाम 5 बजे की दावत दी है। अपोजिशन कायदीन और MQM में मुलाकात कल पार्लियामेंट लॉजेस में होगी। MQM से आज गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर ने पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक MQM ने तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक हुकूमती वफ्द को वाज़ेह जवाब नहीं दिया है और कहा कि अभी मुशावरत जारी है। इसके अलावा आज MQM और काफ लीग की क़यादत से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई है। कल हमारे प्रोग्राम में MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने कहा था कि परवेज़ इलाही से मुलाकात में उन्हें अंदाज़ा हुआ कि परवेज़ इलाही अपोजिशन से सेटलमेंट के ज़्यादा करीब हैं। और आज परवेज़ इलाही ने मेज़बान मेहर बुखारी को एक इंटरव्यू में कहा है कि हुकूमती इत्तेहादियों का 100% झुकाव अपोजिशन की तरफ है। वज़ीर आज़म 100% मुश्किल में है।
आपको लगा कि कम से कम परवेज इलाही साहब किसी फैसले के करीब हैं, या वो भी इतनी दूर हैं जितनी आप दूर हैं? वो मेरे ख्याल में तो सेटलमेंट की तरफ जाते नजर आए। ऑपोजिशन के साथ? ऑपोजिशन के साथ सारी इत्तेहादियों का टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ आप अभी कह रहे हैं 100%। और इसको रिवर्स करने के लिए इसको फिर खान साहब की ड्यूटी है, वो रिवर्स करें जाती तौर पे। अब अपने वफूद या अपने ग्रुप्स भेजने का टाइम निकल चुका है। बिल्कुल नहीं, जाती तौर पे आए और बात करें। अब मेरे पास एक वोट है, उनके पास जा रहे हैं। अगर पहले ही कर लेते तो नौबत यहाँ तक ना आती। जब एक एनिमी के खिलाफ सारे लड़ते हैं ना, तो उसमें छोटी छोटी तलखियां भूल जाती, नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब आपको लग रहा है कि इनके अंदर जो यूनिटी है, यूनिटी वो रहेगी और पक्की है। अच्छा, जब तक खान को नहीं हिलाते। बिल्कुल। तो खान, अगर मैं आपसे कहूँ एक बैरोमीटर के ऊपर ही इज इन ट्रबल, कितने ट्रबल में है या कितने मुश्किल में है अभी? 90%, 10%? ये जो भागदौड़ कर रहे हैं, कमरे कमरे जा रहे हैं, तो ये ट्रबल की निशानी है ना। और कौन सी ट्रबल होती है? 90% इन ट्रबल, 50%, 100% इन ट्रबल है। 100% मुश्किल में है वज़ीर आज़म, वो ये कह रहे हैं। और इस वक्त भी पीडीएम का इजलास जारी है, और इस इजलास से ही हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने एक अहम इजलास से हमारे लिए वक्त निकाला है। ये बताइएगा कि ज़ाहिर इत्तेहादी वाज़े तौर पर हुकूमत पर बड़ी तनकीद कर रहे हैं, मगर आपके साथ कमिट किया नहीं है उन्होंने, या कमिट कर लिया है, ऐलान नहीं कर रहे हैं? देखिए शाहजेब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इस हुकूमत की गुज़श्ता 4 सालों की कारकर्दगी के नतीजे में जो राय आमा का दबाव है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी के लिए मुमकिन है कि वो इस हुकूमत को बेल आउट पैकेज दे, या वो अवाम की अदालत में कल को इस तासुर के साथ जाए कि उसकी वजह से ये हुकूमत का अजाब हम पे मजीद मुसल्लत रह गया था। और आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, जो उनके वज़रा की गुफ्तगू है, अगर ये बौखलाहट, जैसे अभी आपने चौधरी परवेज इलाही साहब का एक क्लिप सुनाया कि वो कह रहे हैं कि कमरे कमरे जा रहे हैं, मेरे नज़दीक उस कमरे कमरे जाने से ज़्यादा बड़ा बैरोमीटर उनकी गुफ्तगू का पैमाना है। किसी को वो बंदूक की धमकी दे रहे हैं, किसी को वो 10 लाख बंदों का ड्रावा दे रहे हैं। ये सब वो हिटलर के टैक्टिक्स हैं जो मॉब वायलेंस के जर्मनी में वो अपनी ऑपोजिशन को दबाने के लिए करते थे। पाकिस्तान 2022 में 19वीं या 20वीं सदी का जर्मनी तो नहीं है। वैसे मगर ये जो हुकूमत कह रही है, मैं इस पर भी आ रहा हूँ कि कहीं तसादुम ना हो जाए, मगर उससे पहले अगर आप मुझे ये बता दें कि आपकी ज़ाहिर आज अहम इत्तेहादियों से मुलाकातें हुई हैं, और इत्तेहादी तो कह रहे हैं कि झुकाव उनका आपकी तरफ है, तो क्या इस वक्त वो हुकूमत से भी बार्गेन कर रहे हैं? और अगर हुकूमत उन्हें मैक्सिमम ऑफर कर दे आखिर में, तो आपकी तरफ से उस तरफ झुकाव हो जाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारी गुफ्तगू हुई है इत्तेहादियों के साथ, उसमें तो वो बहुत फेवरेबल हमें नजर आए हैं, अगरचे वो अपनी अंदरूनी मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मुल्क के सियासी मसाइल हैं, जो इस वक्त गवर्नेंस का ब्रेक डाउन है, मिसाल के तौर पे अगर MQM है तो वो अपने वोटर्स को कल को कराची में जो इस हुकूमत ने बद इंतज़ामी की है, जो इस हुकूमत ने उनके साथ अहद वफा नहीं की, 14 सीटें अगरचे उन्होंने धांधली के साथ नहीं, लेकिन कराची को हिस्सा नहीं दिया वफाकी हुकूमत का। एक ग्रीन लाइन का मंसूबा जो हम शुरू कर गए थे, उसी का फीता काटा। बलोचिस्तान में आज उनके इत्तेहादियों ने कहा है कि बलोचिस्तान सियासी मुआशी ब्रेकडाउन के दाने पे पहुंच चुका है। तो हर तरफ एक इनारकी है इस वक्त। इस सूरत हाल में कौन इस हुकूमत मजीद वक्त दे सकता है? सब तो यानी कि इस वक्त कमिट नहीं किया है, मगर इत्तेहादियों ने तकरीबन आपको ये बता दिया कि वो आपके साथ जाएंगे। देखिए, हम उनकी गुफ्तगू से जो उन्होंने हमारे साथ की है, बहुत पुरुमीद हैं कि वो एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस के साथ चलेंगे। हमारी भी ये कोशिश है, अगरचे हमारे पास इस कदर तादाद मौजूद है, मतलूबा मैजिक नंबर 172 से हम सेफ मार्जिन के साथ ऊपर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तमाम इत्तेहादी भी हमारे साथ शामिल हों, ताकि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस से हम इलेक्शन की तरफ जाएं। और बिलखसूस उसके बाद का जो मरला है, इलेक्शन के बाद जो इस मुल्क की तामीर नौ होनी है, इसकी मुआशी बहाली होनी है, उसमें हमें एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस चाहिए उन इस्लाहात के लिए। मगर एहसन इकबाल साहब, उसके बाद का मरहला तो अब देखें, काफिले वाज़ेह कह रही है कि ये असेंबलियां मुद्दत अपनी पूरी करेंगी, यानी कि 1.5 साल के लिए हुकूमत बनेगी। तो 1.5 साल के लिए जब हुकूमत बनेगी, तो 2023 में अगर इलेक्शन हो रहा होगा, अगर आप हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए, तो आप कह रहे होंगे कि इनकी 3.5 साल की कारकर्दगी बुरी थी, और मुकाबले में इमरान खान कह रहे होंगे कि आपकी 1.5 साल की कारकर्दगी बहुत ज्यादा बुरी है। तो कारकर्दगी बामुकाबला कारकर्दगी होगा। आप हुकूमत को इलेक्शन में 2023 में उनकी कारकर्दगी पर नहीं जज करा रहे होंगे अवाम से? नहीं, अभी शाहजेब, अभी तो सबका कंसेंसस है कि इस हुकूमत को निकालना जरूरी है, चूंकि अगर ये मजीद 1.25 साल 1.5 साल रह गई
तो मुल्क बहुत ज़्यादा दलदल में धंस जाएगा, मुआशी तौर पे बहाल नहीं हो सकेगा। अब जहाँ पर हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम इस्लाहात लेकर आएँ, तो देखिए इलेक्शन ईयर के अंदर तो कोई भी इस्लाहात नहीं कर सकता। अगर हम 1.25 साल के लिए इस सेटअप को चलाएंगे, इसका मतलब है कि अगले 1.25 साल में कोई रिफॉर्म नहीं हो सकती, तो आपको स्टेटस को के साथ तो डिजास्टर होगा। इससे तो बेहतर है इस हुकूमत को ना निकालें। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का जो एक मुतालबा है या जो एक सोच है, जब नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी तो तमाम स्टेक होल्डर्स इस कंसेंसस पे आएंगे कि अगर हमने पाकिस्तान को बहाली की तरफ लेके जाना है, अगर कोई हमारे बहरान का हल है, तो वो अर्ली इलेक्शन के अंदर ही है। ऐसा मगर फिर गेन क्या करेगी काफली, क्या गेन करेगी? उनके पास स्पीकर है, पंजाब में वजारत है, मरकज में वजारत है, वो इलेक्शन में आपके साथ क्यों जाएंगे? उन्हें तो आप वादा कर रहे हैं कि वजीर आला बनाएंगे, तो वो 1-1.5 महीने के लिए थोड़ी बनेंगे। देखिए, जब ये सेटअप इस नो कॉन्फिडेंस से निकलेगा और आपस में जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इस बात का भी गालिब इम्कान है कि उस अंडरस्टैंडिंग को हम लेकर आगे चलें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगरचे मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी पार्टी है और इम्कान ये है कि हम अक्सरियत के साथ जीतेंगे भी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि अगर हम 2/3 अक्सरियत से भी कामयाब हों, इसके बावजूद हम एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाना चाहेंगे और दीगर जमातों को अपने साथ शराकत दारी में रखना चाहेंगे। चूंकि जो मुल्क को आगे ले जाने का रास्ता है, उसके लिए हमें इंक्लूसिव गवर्नेंस चाहिए, हमें इत्तफाक राय चाहिए, यकजहती चाहिए। तो इसलिए चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो MQM है, चाहे वो कोई और पार्टी है, जो हमारे PDM की जमातें हैं, हम इन सब का इश्तराक अमल सिर्फ इमरान खान को निकालने के लिए नहीं चाहते, हम बल्कि इलेक्शन के बाद भी इस इश्तराक अमल को कायम रखना चाहते हैं। मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर है हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि कोई तसादुम की सूरत हाल ना हो, मगर अब हुकूमत पहले ही अगर ये सारी बातें कह रही कोई माइकल लाल गुजर के दिखाए, आप लोग हैं कि आप लोग कम अज़ कम एक कदम पीछे लें कि जी हम अपना मार्च नहीं कर रहे हैं, हम 28 तारीख को ही अपनी 172 की अक्सरियत साबित करने की कोशिश करेंगे, या आप भी अपने प्लान के साथ जाएंगे तसादुम हो तो हो? देखिए, हम समझते हैं कि हमने जो अपना हक इस्तेमाल किया वो आईनी और जमहूरी है। ये जंग जो है ये पार्लियामान के अंदर है। जो ये हमें कहते हैं कोई माई का लाल ये करके दिखाए, 10 लाख से गुजर के जाए, वो बेहतर ये है कि अपने ऊपर आजमाएं कि भाई अगर आप में हिम्मत है 172 MNAs आप अपने पूरे कर लें, ऐवान के अंदर जंग लड़ें। ये सड़कों की, गलियों की, मोहल्लों की या मॉब की जंग तो नहीं है। लेकिन जब हुकूमत ने कहा कि हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे और MNAs को हरासा करेंगे और उनके ऊपर दबाव डालेंगे, तो फिर हमारा भी फर्ज है कि हम अपने MNAs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने कारकुनों को लेकर आए। लिहाजा मैं समझता हूं कि इस मौके पर किसी अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट को इन बयानात का सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए जो हुकूमत के वज़रा दे रहे हैं, और ये एक बुनियादी हक है, आईनी हक है मेंबर असेंबली का कि वो आज़ादाना तौर पे बगैर किसी खौफ के अपना हक इस्तेमाल कर सके। और ये हुकूमत उस आईनी हक पर हमले आवर हो रही है और इन्हें मालूम नहीं है कि ये एक लिहाज से आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब होंगे अगर ये इस तरह की मजमे की सियासत करेंगे। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब MQM चाहती है कि पीपल्स पार्टी कम से कम कुछ इब्तिदाई इकदाम करे, तो हम उसके साथ जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी से पूछेंगे कि क्या वो वाकई कोई इब्तिदाई कानून साजी करने के लिए तैयार है। मगर पहले देखिए आज प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या कहा। मैं MQM के साथ सिर्फ एक अदम एतमाद की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का वर्किंग रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़रूरी है। एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के जो वर्किंग रिलेशनशिप था उसको नुकसान पहुँचाया गया, उसको मैं बहाल करना चाह रहा हूँ। जहाँ तक उनके कोई इश्यूज़ है या मुतालबात है, ना उनका पहला मीटिंग में ना उनका दूसरा मीटिंग में हमारे तरफ से कोई एतराज़ था। वो जानते हैं कि हम मिलके इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब मौजूद। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है जो मुलाकातें हुई उसमें आप भी मौजूद थे, मगर MQM ये कह रही है, जो इस बात की भी तस्दीक करी है जो बिलावल कह रहे हैं कि हमने किसी बात से इनकार नहीं किया है। आपने भी कहा था कि मुतालबात जायज़ हैं, मगर वो कह रहे हैं कि अमली तौर पर पहले कुछ करके दिखाएं, कोई कानून साजी करके दिखाएं, बल्दियाती निज़ाम वो जैसा चाहते हैं कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो, बल्दियाती इदारे हों, उस पर कानून साजी करके दिखाएं। उसके लिए तैयार है पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर? देखिए शाहज़ाब, एक तो मैं इसकी वजाहत भी कर दूं। देखिए मैं उसमें भी कायम हूँ, तो चेयरमैन साहब ने भी कह दिया कि MQM ने जो डिमांड्स रखी थी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो नाकाबिल अमल हो या जिसके ऊपर कोई हमें बहुत शदीद एतराज़ात हो जिसमें हमने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई चीज़ उसके अंदर नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये उन्होंने खुद भी रियलाइज किया, उनकी तरफ से भी ये बात हुई कि हम समझते हैं कि इन चीज़ों पर फौरी तौर पर अमल दरामद नहीं हो सकता
और इनको आगे चल के हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। लेकिन ये था कि कुछ चीज़ों में हम कोई टाइम फ्रेम तय कर लें कि जी कितने अर्से में ये काम होगा। मिसाल के तौर पर जैसे कह रहे हैं कि अमेंडमेंट्स करनी है, अब जाहिर है कि अगले 1-2 दिन के अंदर तो अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। असेंबली में ऑलरेडी चीज़ पेश हुई थी, फिर एक कमेटी बनी असेंबली में जिसमें तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज हैं उनको नुमाइंदगी हासिल है। अब एमक्यूएम के साथ हम इंगेज हुए हैं, तो अगर एमक्यूएम अलग हमसे बैठ के बात करना चाहेगी तो हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो वो काम 1-2 दिन में होने वाला नहीं है। एमक्यूएम का ये ख्याल है कि जी 40% जो अर्बन एरिया का जो कोटा होता है उस पर सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, उनका नुक्ता नज़र है। जो चीज़ें उनके पास इसके सपोर्ट में मौजूद है हम उसको देखने को तैयार हैं कि अगर उसमें ज्यादती हुई है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हम उसको इंश्योर करेंगे कि वो काम ठीक हो जाए। फेक डोमिसाइल्स की उन्होंने बात की, फेक डोमिसाइल्स पर सिर्फ एमक्यूएम बात नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी भी बात करती रही और इनकी जो दीगर जमातें वो बात करती रही। हम उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये बात भी फौरी तौर पर होने वाली नहीं है। उन्होंने लोकल पुलिसिंग की बात की है, जाहिर है वो भी फौरी होने वाला काम नहीं है। जो कुछ बेबुनियाद गलत जाली केसेस अगर किसी के खिलाफ बन गए हैं तो जाहिर है कि अगर गलत केसेस हैं, जाली हैं, बेबुनियाद हैं, उसको रिव्यू करने की बात है तो वो भी हमने उस पर इनकार नहीं किया कि जो कानूनी तरीकेकार होगा उसमें भी मदद करेंगे। तो ये ऐसी चीजें हैं शाहजेब जो आज कल में नहीं हो सकती है। बुनियादी तौर पर तो हमारा एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों जमातों के दरमियान उसको खत्म करना है, और चेयरमैन साहब का जिस तरह भी आपने सुनाया वो भी ये कह रहे हैं और इसमें इत्तेफाक भी हुआ। मगर इसमें मसला ये है कि फिर ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करना एक लंबा टाइम लगेगा। पहले उन्होंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान और जो नून लीग है वो गारंटी दें कि जरदारी साहब जो वादा कर रहे हैं उस पर अमल भी करेंगे, वो उसके बाद मुलाकातें भी कर रहे हैं, कल भी उनकी एक मुलाकात है। तो फिर क्या है ऐसा, वो दोनों गारंटी दे देंगे, आप उस पर अमल कर लेंगे, या कुछ ऐसे आपका अग्रीमेंट हो गया है कि हम कम से कम ये करने को तैयार हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हमारी नीयत ठीक है और हम इस पर बाद में अमल करेंगे? देखिए शायद पहली बात तो ये है कि जो हमारी 2 मीटिंग्स हुई उसमें उनकी तरफ से ये बात बिल्कुल नहीं आई कि जी किसी को गारंटर होना चाहिए। बिल्कुल कतई तौर पर किसी किस्म की कोई ना बात हुई, ना इस किस्म का कोई इशारा आया। अलबत्ता ये जरूर है कि चूंकि ये जितनी भी मूवमेंट मूव हो रही है इसमें 3 जमातें बड़ी हैं ज़ाहिर और छोटी जमातें भी हैं जिसमें JUI और PMLN और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। तो उनका ये ख्याल था कि हमें उनके साथ भी बात करनी चाहिए। ज़ाहिर है हमें इस पे एतराज़ नहीं है। सूबा सिंध के बहुत सारे इशूज हैं जिनका ताल्लुक विफाक के साथ है। अगर MKM उन इशूज पे बात करना चाहती है जिसका उन्होंने इज़हार किया कि गैस की किल्लत है हम उस पर बात करना चाहते हैं, सेंसस का इशू है हम उस पर बात करना चाहते हैं, अच्छा ये तो वो चीज़ें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी का अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी और MKM का मौक़िफ़ मिलता जुलता है। तो अगर ये इस बात की यकीन दहानी चाह रहे हैं उन जमातों से जो विफाक में हिस्सा होंगी तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है। लेकिन हमारे सामने जमानती की बात जो है वो गारंटर की बात बिल्कुल भी नहीं हुई है और इस बात पे इत्तेफाक और मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में। ठीक है, वो उन्होंने भी कहा कि अच्छे माहौल में हुई है, मगर क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हर चीज़ के लिए मान गए थे, आप भी कह रहे हैं हर चीज़ के लिए मान गए थे, मगर ये है उनका इसरार कि इब्तिदाई तौर पर कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं तो कुछ करने को तैयार हैं। इस बात पर इत्तेफाक हुआ है या पीपल्स पार्टी बस ये चाहती है कि जी जो हम ज़बानी कह रहे हैं आप यकीन कर लें हम डिलीवर करेंगे? नहीं, देखिए मैंने पहले इसकी आपसे कि जो बातें हुई हैं या जिन बातों से हमने इत्तेफाक किया है वो फौरी तौर पर तो काबिल अमल नहीं है 2-4 दिन में या जब तक ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन आना है। अलबत्ता तरीक़ेकार ये शायद हो जाए कि हम एक डॉक्यूमेंट बना लें जिस पर दोनों जमातें इत्तेफाक करें और उसके बाद उस पर कोई दस्तखत कर लें। इसी तरह की कोई चीज़ हो सकती है और अगर कल कला कोई हम पीछे हटते हैं, कोई पीछे हटता है तो कम से कम एक चीज़ होगी कहने के लिए कि इस बात पे इत्तेफाक हुआ था और इससे वो पीछे हट गए। लेकिन एक बुनियादी चीज़ है जिसका चेयरमैन साहब ने भी जिक्र किया और जो उस मीटिंग में भी हुई कि इस बात से कतई नज़र कि हम आपस में हुकूमत में इत्तेहादी बनते हैं कि नहीं बनते, इस बात से कतई नज़र कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होता है नाकाम होता है, MKM आती है नहीं आती है। बुनियादी तौर पर जो उसूल तय हुआ कि इन दोनों जमातों के दरमियान एक लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए जिस पर मतलब एक ताल्लुक हो जिस पर बातचीत करें, डिसकनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जिससे सूबा सिंध को नुकसान पहुंचे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम इस पर इत्तेफाक कर गए कि हमें साथ मिलकर चलना है सूबे के मफाद में, मुल्क के मफाद में, तो मैं समझता हूँ बाकी चीज़ें खुद ब खुद जो है वो सेटल हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर तो कुछ नहीं किया जा सकता है मगर एक अग्रीमेंट हो सकता है, उसके लिए वो तैयार हैं कि एक तहरीरी मुआहिदा इस हवाले से हो जाए। मगर इस्लामाबाद में जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या हुकूमत का और अपोजिशन का तसादुम हो सकता है अगर कारकुन एक ही वक्त में सामने आ जाए और क्या इदारे उस वक्त कोई किरदार अदा करेंगे, क्या होगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
दोबारा खुशामदीद नाजरीन। इत्तेहादी हर तरह का इशारा दे रहे हैं कि वो हुकूमत छोड़ देंगे, अपोजिशन के करीब हैं, मगर ऐलान नहीं कर रहे हैं। और हुकूमत भी इस वक्त पूरे एतमाद है या एतमाद का मुजाहरा कर रही है। हमारे साथ सीनियर साफी तज़कियाकार फ़ाद हुसैन साहब और सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं, दोनों इस्लामाबाद में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब, आज तो चौधरी परवेज़ लाई ने कह दिया 100% वज़ीर आज़म ख़तरे में हो सकते हैं। अपोजिशन का झुकाव भी, जो इत्तेहादी उनका झुकाव भी अपोजिशन की तरफ है। MQM भी ये बात कह चुकी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी कह रहे हैं कि हमने सारी बातें मानने को तैयार हैं MQM की। उसके बावजूद ऐलान नहीं हो रहा है। आपकी तो पिछले 2 दिनों में शहबाज शरीफ, MQM, मौलाना फजलुर रहमान सबसे मुलाकात हुई है, चौधरी बिरादरान से भी रब्ता है। ये ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? क्या वाकई हुकूमत अभी भी कुछ ना कुछ कर सकती है, खतरा टाल सकती है? जी शाहज़ेब, मेरे जितने नाम आपने लिए उनसे नहीं, बल्कि बाप पार्टी के जो अहम किरदार हैं उनसे भी रब्ता है, मुलाकातें भी हुई है। रात को MQM के रहनुमाओं के साथ भी डिनर मैंने इकट्ठे किया और कोशिश ये रहती है जर्नलिस्ट की हैसियत से कि सब फरीकों का मौक़िफ़ लिया जाए। और मैं इस नतीजे तक पहुंचा हूं, अगरचे कोई भी कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन MQM की भी बात बन गई है अपोजिशन के साथ, और क्यू लीग की भी बात बन गई है अपोजिशन के साथ। बाप पार्टी का आप यूँ समझे कि 80% अपोजिशन की तरफ है और हो सकता है कि 20% उनका हुकूमत की तरफ चला जाए। और जो GDA है तो GDA शायद हुकूमत ही के साथ रहे। ऐलान अलबत्ता ये लोग आखिरी वक्त तक नहीं करेंगे और ऐलान के लिए उनको अपोजिशन वाले भी ज़्यादा मजबूर नहीं कर रहे हैं और ख़ुद इन लोगों को भी जल्दी नहीं है, क्योंकि इस वक्त ऐलान करना इत्तेहादियों के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है और उसकी रोशनी में फिर खान साहब अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर सकते हैं, इसलिए वो ऐलान आखिरी वक्त पे करेंगे। फौजी साहब, आपको लगता है इस वक्त जो इस्लामाबाद में सरगर्मियां हो रही हैं और बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है कि अभी भी हुकूमत अपने आप को बचा सकती है? शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है उसमें तो ये लग रहा है कि हर गुजरता घंटा जो है वो हुकूमत पर भारी पड़ रहा है। ये बात दुरुस्त है जो सलीम साफ़ी साहब ने कही, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि जो इत्तेहादी हैं उनका न सिर्फ झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है, बल्कि शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। शायद दस्तखत ना हुए हों और अंगूठे ना लगे हों उन दस्तावेज़ात पर, लेकिन ये कि जिन बुनियादों पे, जिस बुनियाद पर उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो ले दे हुआ है, मुज़ाकरात हुए हैं, वो मेरे ख़्याल में तमाम तर जो हैं वो फाइनल हो चुके हैं और अब उसका सिर्फ ऐलान बाकी है। और मेरे ख्याल में हुकूमत को ये अच्छी तरह मालूम भी है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि पिछले चंद दिनों में जिस तरह के बयानात हुकूमत के कुछ वुज़रा की तरफ से आए इत्तेहादियों के लिए, वो इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि उन्हें मालूम है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अब अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इस पर मुख्तलिफ आ रहा है। मेरे ख्याल में शायद अनाउंसमेंट आ भी जाए, लेकिन इस वक्त जो डिबेट चल रही है अपोजिशन जमातों के अंदर, जो मेरे इल्म में है, वो ये है कि अनाउंसमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा और अगर उसको डिले करें तो क्या फ़ायदा होगा। और एक डिबेट ये भी हो रही है शाहज़ेब साहब के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो अब अपोजिशन का साथ देना चाह रहे हैं, जिनके ऊपर फिर फ्लोर क्रॉसिंग का मामला चलेगा, क्या उनको भी पहले से मंजर आम पे लाया जाए। तो ये बहस चल रही है, दोनों तरफ उसके जो दलाइल हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला नहीं हुआ। मगर मेरे ख्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटियाँ मुस्तकिल बज रही हैं। मगर फिर ऐसी सूरत हाल में साफ़ी साहब, हुकूमत की जो इस वक्त मैसेजिंग है वो बड़ी क्लियर है कि ऐसे ही नहीं आसानी से तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी। अगर हम जा भी रहे हैं तो तसादुम होगा। पहले 27 तारीख का अनाउंस कर दिया कि हम 27 तारीख को करेंगे। जब मौलाना ने 23 तारीख का कहा तो कहा कि जी जो हमारे कारकुन हैं वो पहले ही वहाँ पर आकर बैठ जाएं। हुकूमत की तरफ से ये कह दिया गया और आज फवाद चौधरी साहब ने फिर कह दिया कि जिसे गुजरना है, कोई माई का लाल है तो गुजर के दिखाए। 10 लाख के क्राउड में से अगर उसे एतमाद के लिए जाना है और फिर वापस भी यहीं से गुजरना है, तो हुकूमत क्या तसादुम चाहती है और क्या ये इसका ख़तरा मौजूद है? देखिए, जिस तरह फ़ाद साहब ने भी फरमाया कि ये सब कुछ हुकूमत को मालूम है। न सिर्फ हुकूमत को ये इत्तेहादियों का मामला मालूम है, बल्कि उनको ये भी मालूम है कि 10 से ज़ायद मेंबरान हमारे वो नून लीग के साथ जा चुके हैं।
और 5 के करीब पीपल्स पार्टी के साथ अहद पैमान कर चुके हैं और 4 मौलाना के साथ कर चुके हैं और मज़ीद भी ये सिलसिला जारी है। तो इसीलिए हुकूमत किसी भी सूरत इस मामले को वोटिंग तक नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि अगर इत्तेहादी ना भी आए तो भी अपोजिशन की तादाद पूरी है, और अगर इत्तेहादी आ जाते हैं और पीटीआई अपने मेंबरान को नहीं जाने देती तो भी अपोजिशन की तादाद पूरी है, और अगर दोनों मिल के जाके वोट डालते हैं तो उस सूरत में तो फिर सोने पे सुहागा है अपोजिशन के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि हुकूमत ने एक तो जो आइन में मैक्सिमम गुंजाइश थी इजलास बुलाने के लिए भी, तो वो सबसे आखिर में बुला रही है, और फिर वोटिंग के लिए भी जो मैक्सिमम गुंजाइश थी तो वो कर रही है। अब उनको पता है कि आखिर एक न एक दिन तो वो दिन भी आना है, तो साथ अपने मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है, नैब को भी इस्तेमाल करने लगी है, FIA को भी, बाकी एजेंसियों को भी, लेकिन उसके साथ एक जिसको कहते हैं ना मामले को ख़राब करना। अब जाहिर है कि जो इन्होंने, मैंने जो गुज़िश्ता रोज़ ट्वीट भी की थी कि अगले 48 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है, तो जब एक तरफ हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया और वो ज़रा कह रहे हैं कि हम इतने लाख लोग ला के यहाँ पे रखेंगे और किसी को पार्लियामेंट के अंदर जाने नहीं देंगे। अब अगर ये लोग 1 लाख ला सकते हैं तो अपोजिशन वाले उसके जवाब में 5 लाख तो डेफिनेटली ला सकते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात अपनी जगह, मुस्लिम लीग नून, फिर पीपल्स पार्टी, फिर ANP, फिर कौम परस्त जमातें, इन सब की जब तादाद मिल के उनके कारकुनों की इस्लामाबाद की तरफ आएगी तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। और मेरा ख्याल है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रह कर भी ये काम नहीं होने देगी कि ये, क्योंकि उसका मतलब तो ये है कि आप यहाँ पे खूनरेज़ी कराना चाहते हैं कि एक तरफ PTI के हज़ारों कारकुन हों और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के हज़ारों कारकुन हो। तो हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि ये मामला वोटिंग की तरफ ना जाए और आईनी तरीके से ये काम ना होने पाए। आपको लग रहा है फारूक साहब कि हुकूमत तसादुम चाह रही है, और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो इदारे स्टेप इन कर सकते हैं? देखिए, यानी मुझे ये कहते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि इसका मैं क्या जवाब दूं कि हुकूमत चाह रही है कि नहीं चाह रही। लेकिन अगर मैं उनके बयानात को देखूं, सुनूं, जो वो पिछले 24 घंटे 48 घंटे में सामने आए हैं, तो उससे तो यही लग रहा है कि वो एक तरीके से न सिर्फ ये कि अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ जमा कर रहे हैं, बल्कि वो जो अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तो लगता है कि उन्हें शायद वरगला भी रहे हैं, और अपोजिशन को भी शायद वो ये ताना दे रहे हैं कि आप इन लोगों के दरमियान से गुजर कर जाएंगे। तो इससे तो बिल्कुल क्लियर होता है कि एक आईनी जो प्रोसेस है आप उसमें रुकावटें डाल रहे हैं, और ये एक बड़ी अजीब सी और बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है शाहजेब साहब कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उसको हुकूमत वक्त जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। अगर ऐसा हो जो कि हमें नज़र आ रहा है, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि अगर एक जमहूरियत के अंदर सियासी जमातें आइन के जो प्रोसेसेस हैं उनको अगर नहीं मानने के तैयार, तो फिर अल्टीमेटली क्या वो ये इनवाइट कर रही हैं कि जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मेजर्स आएँ? क्या वो उन अंपायर्स को खुद बुला रहे हैं कि वो आएँ और ये जो एक मामला सामने खड़ा हो रहा है इसको सुलझाएं? अगर तो ऐसा ही है तो फिर तो हम उसी तारीख को दोहरा रहे हैं जो शायद हम समझते थे कि हम उससे आगे जा चुके हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद, और शायद मेरी उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में कुछ थोड़े से ठंडे जहन के साथ और ठंडे जज्बात के साथ लोग सोचेंगे और ये फैसला करेंगे कि जो एक आईनी प्रोसेस है उसको उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया तजिया, आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत की 3.5 साला मुआशी कारकर्दगी के हवाले से सहाफ़ियों को, मुआशी तजियाकारों को और अपोजिशन को चैलेंज किया। क्या कहा, सुनिए। ये जो सारी ऑपोजिशन को चैलेंज करता हूं, किसी चीज में हमारा मुकाबला करो, हर चीज में हम तुम्हारे से आगे हैं। ये जो हमने 3.5 साल में पाकिस्तान के लिए
जो मुश्किल हालात में हमने किया है। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने 3.5 साल में इतना ज्यादा काम नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूं अपने मीडिया वालों को, अपने इकोनॉमिस्ट को, इन सारी पार्टीज को, कभी हमारे साथ डिबेट करो। हमने 3.5 साल में जिस तरह की पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट्स किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किए। मगर वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने वज़ीर ख़ज़ाना बनने से 2 हफ्ते पहले कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत की कमर तोड़ दी है और मईशत की कोई सिमत नहीं है। पहले शराय सूद ज़्यादा कर दी और फिर उस शराय सूद पर कर्ज़ों की रीप्रोफाइलिंग कर दी, जिससे सूद की अदायगियों में सालाना 1500 से 1600 अरब रुपए का बोझ डाल दिया, जो आने वाली हुकूमतों को भी भुगतना पड़ेगा। ये बात उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद भी दोहराई थी। क्या हमने IMF की बहुत सख्त शराइत मान ली है? क्या हम इससे बेहतर निगोशिएट कर सकते थे? मेरे ख्याल में शुरू के बीच में हमने गलती कर ली। 7% आपका जो कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112-115 पे फिर रहा था और आप उठा के उस पर 165 पे लेके चले, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीज़ें बढ़ा दी, आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। सो उससे ये हुआ कि डिमांड तो उड़ गई है। जब डिमांड उड़ गई तो और मतलब मईशत बैठ गई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। जाहिर है जब आपने अपने एक्सचेंज रेट को इतना ज़्यादा कर दिया तो उसके इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। हम जो है एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। कोई सिमत नज़र नहीं आ रही कि इकोनॉमी की साइड हो जा रही है। जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। आपने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए और आपने उसकी रीप्रोफाइलिंग जो की इतनी एग्रेसिवली, और वो भी IMF ने कहा आपको, तो आपने उनसे भी बढ़ के ज़्यादा कर दी। उसने कुछ 15 से 1600 अरब रुपए का एडिशनल इंटरेस्ट आपके ऊपर बोझ डाल दिया एनुअली। कोई जरूरत नहीं थी। आप कहते हैं हम करेंगे रीप्रोफाइलिंग इसको, बट वी विल डू इट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए थे जब 6-7% पे, तो उसमें फिर करना शुरू करते। लेकिन वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है, उसने आपकी कमर तोड़ दी आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4-5-6 साल में। प्रायर एक्शन जो IMF ने किए उसके बीच में सबसे बड़ा प्रायर एक्शन तो ये था कि इंटरेस्ट रेट्स को 13.25% पे कर दिया। उसने 1500 अरब रुपए की जो डेट पेमेंट थी उसको 3000 पे लेके चले गए। तो वो मैसिव एक जंप था और वो अभी तक उससे कम नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने फिर रीप्रोफाइलिंग भी कर दी। तो हमें ब्रेक शामिल करते हैं। एक और बहुत अहम खबर है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। दो 2013 के इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाकर तहरीक इंसाफ ने 2014 में इस्लामाबाद में धरना दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने PTV और पार्लियामेंट की इमारत पर हमला कर दिया। PTI के कारकुन सरकारी TV की इमारत के अंदर घुस गए और जबरदस्ती नशरियात बंद करवाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कुछ देर तक PTV की नशरियात मुअत्तल भी हुई। पार्लियामेंट के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, आरिफ अलवी, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और असद उमर समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। यह मुकदमा कई साल तक चलता रहा और फिर 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। इमरान खान वजीर आजम बन गए। फिर 2 साल बाद ही वो इस मुकदमे से बरी हो गए, जबकि आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत दीगर तमाम PTI रहनुमा, जिनमें से ज़्यादातर इस वक्त वफाकी वज़रा हैं, इस मुकदमे से बरी हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि फैसला आने से चंद दिन पहले अचानक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पिछली समात यानी 4 मार्च को खुद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे और ये ऐलान किया था कि वो इस मुकदमे में सदारती इस्तिस्ना का सहारा नहीं लेंगे और एक आम शहरी की तरह अदालत में पेश हो रहे हैं। जिसके बाद आज अदालत ने पहले से महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत मुकदमे में नामजद 82 मुल्जिमान को बरी कर दिया है। अहम बात यह है कि खुद प्रोसिक्यूशन यानी हुकूमत ने भी मुल्जिमान की बरियत की मुखालफत नहीं की, बल्कि इसे खुद सियासी मुकदमा करार देती रही। यानी हुकूमत जिसने मुकदमा दायर किया था और कई साल तक उसका दिफा किया था, वो हुकूमत बदलने के बाद यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद न सिर्फ केस के दिफा से पीछे हट गई, बल्कि मुल्जिमान की बरियत की भी हिमायत कर दी। इससे पहले अक्टूबर 2020 में इसी मुकदमे में वज़ीर आज़म इमरान खान पहले ही बरी हो चुके हैं। खुद प्रोसिक्यूशन यानी हुकूमती वकील ने इमरान खान की बरियत के हक में दलाइल दिए थे और कहा था कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया, उनके खिलाफ ट्रायल से अदालत का सिर्फ वक्त ज़ाया होगा, अगर उन्हें बरी कर दिया जाता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। पार्लियामेंट हमला केस में दिसंबर 2019 में तहरीक इंसाफ ने
एक दिलचस्प हिकमत अमली इख्तियार की थी। वज़ीर-ए-आज़म की बरियत की खातिर तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं ने अपनी बरियत की दरख्वास्तें वापस ले ली थी, क्योंकि उस दिन अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि कई मुल्ज़िमान ने इमरान खान से पहले बरियत की दरख्वास्त दे रखी है, इसलिए मुमकिन नहीं है कि दीगर मुल्ज़िमान की दरख्वास्तों को छोड़कर सिर्फ इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जाए, लिहाजा तमाम दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला किया जाएगा। अदालती रिमार्क्स के बाद तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली थी और सिर्फ इमरान खान की दरख्वास्त को अदालत में रहने दिया था ताकि सिर्फ वज़ीर आज़म की जल्द बरियत में कोई रुकावट ना रह सके। फिर अक्टूबर 2020 में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आज़म की बरियत का फैसला सुना दिया और फिर 2021 के आगाज़ में तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने बरियत की दरख्वास्तें दोबारा दायर कर दी, जिन्हें आज मंजूर करते हुए अदालत ने उन सबको बरी कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी पार्टी के दीगर रहनुमा और ताहिरुल क़ादरी की जमात पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 2014 के हुकूमत मुखालिफ धरने के दौरान पार्लियामेंट हाउस और पीटीवी की इमारत पर हमला किया था, सरकारी टीवी की नशरियात बंद करवाने की कोशिश की थी और सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया था। इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर एक मुबैना ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें इमरान खान और आरिफ अलवी फोन पर इस हमले से मुतालिक बात कर रहे थे। भाई साहब, मेरी एक दरखास्त ये थी, ये पीटीवी के अंदर घुसकर नशरियात भी बंद हो गई हैं। अच्छा ठीक है, because you see, it's all a question of forcing Nawaz to resign. You want to show that the whole thing is gone, because otherwise ये resign नहीं करेगा। ये कल डाल रहे हैं उसके ऊपर, वो जो जॉइंट सेशन पे है। हाँ, मैं कह रहा हूँ उससे पहले रिजाइन करे। अच्छा, रात को आपने सारा अपनी प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी कि एमकेएम वाले जब फोन करेंगे अल्ताफ, हम इंतजार करते रहे, 2:30-3 बजे तक फोन आया नहीं, मगर बात तय हो गई थी कि प्रेस रिलीज भी ड्राफ्ट कर ली थी और हमने कहना क्या और उधर से क्या आना था। फारूक सरकार से भी काफी तफसील ट्राई कर लें, क्योंकि आज भी आपका You have to put maximum pressure today for a result tomorrow. Yes, तो बात है, दे रहा हूँ, ठीक है, करता हूँ। सबके बावजूद पीटीआई की सारी क़यादत इन इल्ज़ामात से बरी हो गई है। अब हमला तो हुआ था, कराया किसने था? हालांकि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी तकारीर में ताकतवर के लिए अलग कानून और कमज़ोर के लिए अलग कानून और दो नहीं एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बार बार दोहराते रहते हैं। आज वो हुकूमत में है, आज वो ताकतवर है और आज इमरान खान की हुकूमत ने अदालत के सामने हुकूमत ही के केस की पैरवी नहीं की और उन समेत सब बरी हो गए। इरादी अल्लाह।